आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 3x = 4.5 और 4x + y = 14 के हल में y का मान है। यानी जो भी ये समीकरण दिया हुआ है, पहला ये कंडीशन दिया है और इसमें 3x = 4.5 दिया है और इसमें y का मान निकालना है। तो सबसे पहला जो समीकरण दिया है, इससे x का मान निकाल लेंगे और इस x के मान को यहाँ रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जो समीकरण दिया है, ये दिया है 3x = 4.5। अब x इक्वल टू हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो 4.5 में 3 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम में 3 दशमलव और ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यानी x इक्वल टू आ गया 1.5। अब इस x के मान को अगला जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें रख देंगे। तो 4x + y = 14 दिया है, तो x के जगह पे रखिए 1.5 धन y = 14। अब ये 15 से जब डायरेक्ट आप गुणा कर दिए, 15 चौको 60 होता है, एक स्थान पे दशमलव रहेगा तो 6.0 धन y = 14 हो जाएगा। अब y = इसको पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा तो घट जाएगा 14 में से 6, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं है। तो 6 जब जाएगा 14 में से तो y बराबर हो जाएगा 8। यही इसका सही आंसर होगा। 8 ऑप्शन डी में दिया है, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, 0.00081 का घनमूल है। तो घनमूल यानी करड़ी में जो ये बनाते हैं ना, इस पे 3 लिखते हैं, यानी अंदर 3 बार किसी भी चीज़ का गुणा होगा। जैसे कोई भी संख्या होगा 3 बार गुणा होगा तो ये 1 बार बाहर आएगा। तो ऐसे है, ये एक स्थान देखिए 1 2 3 4 0 के बाद है 81, यानी 6 स्थान पे दशमलव है। तो 6 स्थान पे दशमलव है तो जब ये बाहर आएगा, इसका घनमूल होगा 2 स्थान पे दशमलव होगा। जो भी इसका आंसर होगा ना, जो भी कुछ आएगा, ये यहाँ पे 2 डिजिट होंगे, 2 स्थान पे दशमलव होगा। देखिए ऑप्शन किसी में भी ए बी और सी में 2 स्थान पे दशमलव नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका घनमूल आप निकाल ही लीजिए। वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 81 है तो 81 का घनमूल 81 नहीं होगा, छोटा होगा, काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि 81 का जब 3 बार गुणा करेंगे और जो दशमलव को हम छोड़ देते हैं तब भी ये बड़ा संख्या आएगा। तो ये होगा नहीं, बी होगा नहीं, और 3 × 3 = 27 होता है। यहाँ पे 81 दिया हुआ है तो सी भी नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका एग्जैक्ट जो है घनमूल क्या होता है, क्या होगा। तो दिया है 0.0000081, ये हो जाएगा। जो दशमलव हटाएंगे तो 81/6 स्थान पे 2 2 4 2 6 स्थान पे दशमलव है, तो एक के आगे 1 2 3 4 5 6 से भाग हो जाएगा, यानी 10 लाख से। अब ऊपर 81 है तो इसको 81 को लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, आप कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। 3 दूना 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 × 9, 3 एकम में 3, यानी ऊपर 3 का 4 बार गुणा, 3 एकम में 3 × 3 × 3 × 3। नीचे ये 6 0 है ना, तो 100 × 100 × 100 हो जाएगा। अब 3 बार गुणा होता है तो घनमूल में यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 बार गुणा होता है तो 1 बार बाहर आता है, तो ये 3 का पेयर बनाएंगे, 3 1 बाहर आ जाएगा, 3 ये ³ हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 100 बाहर आ जाएगा। तो ये इसका घनमूल हो जाएगा। इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो ये जो 3 है ना, इसमें 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 100 से भाग हुआ है। तो ये हो जाएगा 0.03, 2 स्थान पे तभी तो हो जाएगा, 1 0 लगा के 3 और ³ ये इसका आंसर होगा, जो कि इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, 12 13 14 14 12 10 12 14 18 14 20 12 13 में बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसी को बहुलक कहते हैं, यानी जिसकी बारंबारता यानी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है बारंबारता संख्याओं में, वही बहुलक होता है। तो देखिए 12 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। और 13 1 2 बार आया है। 14 1 2 3 4 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार अब तक 14 आया है।
और इसके बाद से 10 है, एक ही बार आया है। 12 को हम लोगों ने देख लिया। 18 एक ही बार आया है और 20 एक बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो आया है 14 आया है। इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुलक हो जाएगा ऑप्शन सी 14। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का मान है। यहाँ जो व्यंजक दिया हुआ है 2 + √1/√2 इंटू 2 - 1/√2 का गुणनफल जो निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो इसको a मान लें, √2 को a, 1/√2 को b, तो एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b बराबर a² - b²। और यहाँ पे दिए, एक की जगह पे दिया है √2 और b की जगह पे 1/√2, तो इसी फार्मूले में इसको रख देंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे √2 + 1/√2, दूसरे ब्रैकेट में √2 - 1/√2, तो ये हो जाएगा a², इसी फार्मूले पे। तो √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, यानी b² भी होता है। तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब √2 में √2 का जब गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है और ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 1/2। यहाँ पे नीचे √2 है, एक में एक ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ 2, 2 दूना 4, इसका जो हर एक 2 एकम में 2, 2 दूना 4 -1 बराबर 4 में से 1 जा 3, 3/2। 3/2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5, साइन 60 अंश अपान कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश का मान है। तो जब सबका मान आप अगर जो आपको पता होगा तो सबके जगह पे रख दीजिए, इसका मान निकल जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 बराबर √3/2, और कॉस 30 अंश का मान भी √3/2 ही होता है, √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। और इस सबके मान को रख देंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्लास कर लिया था अति लघुत्तरी का, 2023 से 2016 तक सभी अति लघुत्तरी प्रश्न। उसमें हमने आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मान होता है सबका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, सबका हमने ऐड किया हुआ था और बताया था कि आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हर साल प्रश्न 2 नंबर या 3 नंबर का पूछता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, और जो आपको ये मान याद होगा तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो अब सबके जगह पे रख दीजिए साइन 60 अंश का मान, यहाँ पे सॉरी 30 नहीं है, ये 60 है ना, ये साइन 60 अंश का मान √3/2। तो √3/2 यहाँ पे रखेंगे, साइन 60 अंश अपॉन कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश। तो साइन 60 अंश का मान √3/2 अपॉन कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, यानी 1/1, यानी एक में से आधा जाएगा, आधा होगा। बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हैं आप, नीचे 2 होगा, 2 एकम में 2 माइनस 1 बराबर 2 में से 1 जा 1/2, 1/2 आ गया। 1/2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ये बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गया। इसके बाद 5 ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है 243 पे 3/5 को सरल की, यानी एक हाथ है 3/5 243 पे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए आप। 243 का अगर जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये जाएगा 3 से, इसमें 3/24, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम में 3। तो इसको आप 243 पे 3/5 है, इसको लिख सकते हैं 243 को 1 2 3 4 5, यानी 3 पे 5 घात, और इस पे दिया है 3/5। और चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए पे अगर जो m हो और इस पे n हो तो ये हो जाता है a पे m इंटू n, यानी जो ये घात का जो m और n का गुणा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, तो 3 पे 5 गुणे 3/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 पे 3 घात, तो 3 त्रिका 27, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 7, 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाई निम्नवत है। यहाँ पे 9 विद्यार्थियों का ऊंचाई दिया हुआ है और इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। 148 दिया, 151, 53, 143, 145, 152, 156, 163 और 169। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी व्यंजक दिए रहते हैं, यहाँ पे जो भी आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? देखिए 143 सबसे छोटा है। तो 143, फिर है 145, फिर 148, 151, 152, इसके बाद इससे बड़ा 152, फिर इससे बड़ा 153, 156, 63, 69, 156, 156 के बाद 63 है ना, यहाँ पे देखिए 56 के बाद 163 है और इसके बाद है 169। अब ये आरोही क्रम में हो गया। अब आरोही क्रम देखिए कितनी संख्याएं दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर हो जाएगा 9, जो कि विषम संख्या है। अब माध्यिका का सूत्र होता है, अगर जो n बराबर विषम होता है तो माध्यिका बराबर n + 1/2वें पद का मान। और यहाँ पे n की जगह पे अब 9 रख देंगे, 9 धन 1/2वें पद का मान। अब 9 1 10 होगा, 10 से 2 से भाग देंगे तो 5वें, 2 बचे 10, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5वें पद का मान। अब 5वें पद का मान कौन सा होगा? जो आरोही क्रम लिखे हैं इसमें 5वां पद देखेंगे कौन सा है, वही सही आंसर होगा। 1 2 3 4 5, 152 है, यही है 5वें पद का मान। तो इसका जो माध्यिका हो जाएगा 152, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 8, समीकरण x² + x - 12 = 0 को हल कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना है, मध्य पद तोड़कर करेंगे। तो मध्य पद देखिए इसमें x है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम समीकरण x² + x - 12 = 0। अब x के पहले क्या है? 1 से गुणा है, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसके पहले 1 से गुणा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 12 को ऐसे दो बराबर भागों में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आए और उसका गुणा करने पर 12 आए। तो देखिए 4 तिहाई 12 होता है और 4 में से 3 अगर जो घटाएंगे तो 1 आ जाता है। तो यही हो जाएगा, 4 और 3 में ये टूट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से x² + x, और इसका जो गुणांक है 1 है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 की जगह पे 4 - 3 और ये -12 है = 0 हो जाएगा। x² प्लस, अब x से दोनों पद में गुणा कर दीजिए, x से 4 में भी और 3 में भी। तो ये हो जाएगा 4x - 3x - 12 = 0। अब इन दोनों पदों में देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं। x प्लस यहाँ से 4 बच जाएगा और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो x और +4 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस कॉमन ले लिए हैं तो जो ये वाला माइनस है ना ये चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, = 0। अब इन दोनों में देखिए x + 4 कॉमन है, तो ये ले लीजिए x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -3, तो x - 3 = 0। अब एक बार x + 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x = हो जाएगा -4, ये पक्षांतर होगा तो उधर माइनस बन जाएगा, x = -4 आ गया। एक बार x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, यही इसका सलूशन हो जाएगा, यानी हल करना था इसमें, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 9, 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो एक आयत है जिसका एक लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग आयत ये बना लेते हैं। इसमें लंबाई जो सबसे लंबा भुजा ये है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये चौड़ाई है तो ये 7 सेंटीमीटर का। अब ये लिखा है यहाँ पे लंबाई के परितः घुमाने पर, ये लंबाई है, इसी के परितः इसको घुमा देंगे।
ये वाला पद है ना, इसको ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे, जब ऊपर घूमेगा तो नीचे भी घूमेगा ऐसे। तो ये देखिए बेलन बन गया, जिसका ऊंचाई जो ये है ये 10 है, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, यानी इसका जो हाइट है, ये ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो गया। और जो ये चौड़ाई था ये 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ था चौड़ाई 7, तो ये त्रिज्या बन जाएगा बेलन का, बराबर ये r हो जाएगा। अब जब ऊंचाई और त्रिज्या पता है तो यहाँ पे पूछा है क्या, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र में रख देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे पता लग गया कि जो हाइट है यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और r बराबर त्रिज्या जो चौड़ाई के बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आयतन इसका निकाल लेंगे, नीचे से लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, आयतन का फार्मूला होता है पाई r²h। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की जगह पे 7 है तो स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा और h है 10 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 से 22 में गुणा करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, 154 गुणे 10, तो 10 से गुणा होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 15 40। और ये आयतन है ना तो घन सेंटीमीटर में लिखेंगे, इसका जो इकाई होगा घन सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न पूछेगा तो जिसके परितः कहेगा ना, यहाँ लंबाई के परितः कहा है तो जिसके परितः कहेगा वो हाइट बन जाएगा और जो बचा हुआ रहेगा, जैसे चौड़ाई यहाँ बच गया तो ये इसका त्रिज्या बन जाता है, इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कोसेक स्क्वायर 30 अंश, ये स्क्वायर है यहाँ रहेगा, कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। यहाँ पे 60 अंश के बाद स्क्वायर है, ये यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे है। तो देखिए एक बार मैं प्रश्न लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश को हल कीजिए। तो सबका मान रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है, यानी कोसेक 30 अंश का मान होता है 2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और सेक जो 60 होता है वो कोसेक 30 के बराबर, यानी कोसेक 30 अंश के मान के बराबर ही होता है। कोसेक 60 है ना, तो यहाँ कोसेक 60 बराबर 2। अब सबके मान को यहाँ रख देंगे, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर 30 अंश है तो कोसेक 30 अंश का मान जो होता है 2 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू यहाँ पे साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, माइनस सेक 60 का मान होता है 2, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, ये एक अलग है और ये अलग पद है, दोनों में 2 स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर जो कॉमन है, 2 दूना 4 होता है तो 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच गया 1/√2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 4, 1 माइनस यहाँ पे जो एलसीएम होगा यहाँ पे √2 होगा, यहाँ से √2 में जब √2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 एकम में 1 माइनस यहाँ पे इसका हर 1 होगा, तो 1 में जब भाग देंगे 1 से √2 में तो √2 बार बन जाएगा, √2 से जब गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब अगर जो √2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, चूँकि नीचे जो हर में दिया है √2 दिया है, इस √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग चाहें तो √2 से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/√2 ऊपर 1 माइनस √2, इसको पहले लिख लिया हमने, और नीचे √2 में √2 से जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा 2। अब ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तब ये हो जाएगा 2/√2 1 माइनस √2। इतना आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको आप अंदर ले जाइए, तो जो 2/√2 से 1 में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस, और यहाँ पे जब ये 2/√2 से इसमें गुणा होगा √2 में, तो √2 से गुणा होगा 2 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो पासा जो लूडो में होता है, खेलते हैं ना लूडो, तो जो ऐसा पासा होता है, इसी को इस पे 1 से 6 तक
डिजिट होते हैं, ऐसे बिंदी रहता है 1 से 6 तक। ये मान लीजिए 2 हो गया, इस पे 1 2 3, इस पे 1 2 3 4, और एक सामने वाला रहता है, इस पे मान लीजिए 6। तो बस बताने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा पासा होता है, इस पे 1 से 6 तक संख्याएँ होती हैं। और जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कुल जो संभावनाएं होंगी 36 होंगी। इसको निकालते कैसे हैं कि जैसे और जो सिक्का दिया रहता है ना, तो उसमें हेड और टेल आता है, तो 2 संभावना होता है। जितनी बार पूछेगा 2 बार फेंकेंगे तो 2 पे 2 कर देंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा। इसमें एक पासा को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 तक संख्याएं आती हैं। और जितनी बार बोलेगा तो 6 पे उतना घात लगा देंगे। तो 2 बार फेंकने पर ना 2 पासों को, जितने पासों को फेंकेगा तो ऊपर जब 2 घात लगाएंगे तो 6 6 30 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुल संभावनाएं लिखते हैं और देखते हैं कि ऊपर कितने के ऊपर जो अंकों का योग है वो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावनाएं, इसको NS से डिनोट करते हैं, मतलब दिखाते हैं इसको। NS बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, नीचे से मैं लिख रहा हूँ NS बराबर, और ये कंडीशन होगा, हो सकता है पहले पासे पे 1 आए और दूसरे पासे पे भी 1 आए। ऐसा भी हो सकता है पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए। ऐसे ही तीसरा कंडीशन होता है 1 3 हो सकता है। चौथा कंडीशन हो सकता है 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। इसके बाद 2 1 हो सकता है, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, ऐसे लिख लेंगे पूरा। 2 6, फिर अब 3 हो सकता है पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पे 1 आए। हो सकता है पहले पासे पे हमेशा मतलब 3 आए, दूसरे पासे पे 2 आए। ऐसे इसका भी 6 तक लिख लेंगे, इतना कंडीशन होगा। 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ऐसे ही 4 1 आ सकता है, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा इसको लिख लेंगे। 5 एक ही जैसा सब है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। ऐसे ही आ सकता है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये देखिए कुल संभावनाएं हैं 36। इतनी संभावनाएं आ सकती हैं जब 2 पासों को फेंका जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो अंकों का योग 4 किस में आ सकता है, आया है। एक है 1 3 में, 1 और 3 4, और ऐसे ही 3 1 होगा यहाँ पे, 3 1 4, और एक होगा 2 और 2 यहाँ पे। बस यही 3 कंडीशन होगा जिसमें ऊपर अंकों का योग 4 आएगा। इसको छोड़ के देख लीजिए आप, कहीं भी 4 नहीं आएगा। तो केवल 3 ही तरीके हैं जिसमें अंकों का योग 4 आ रहा है। तो नीचे से लिखेंगे यहाँ पे 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 4 होने के तरीके, इसको NE से डिनोट करते हैं, मतलब NE से दिखाते हैं। ऊपर NS से इसको दिखा रहे थे और इसको NE होता है। NE बराबर 1 3 3 1, या फिर बीच में भी 2 2 लिख सकते हैं। इसके पहले 2 2 है ना, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और 2 2। ये 3 तरीके हैं। अब नीचे से लिखेंगे फिर से इसको, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना बराबर, या इसी को प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता बराबर, ये 3 आया है, 1 2 3, और कुल संभावनाएं है 36। तो 3/36 हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूना 6, यानी 1/12। यही इसका सही आंसर होगा।
1/12। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12, पार्श्व चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। VO बराबर 15 सेंटीमीटर और OB 8 सेंटीमीटर है, यानी चित्र ये आपको दिया रहेगा। इसमें लिखा है VO बराबर, ये ऊपर V है नीचे O है, यानी इसका जो हाइट है ये दिया है 15 सेंटीमीटर और OB बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो OB यही तो है, ये R बराबर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। अब इसका वक्र पृष्ठ पूछा है ना, तो वक्र पृष्ठ होता है शंकु का, यहाँ लिखेंगे शंकु का ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और क्या दिया है, और त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है ना, वक्र पृष्ठ बराबर, तो फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। अब देखिए एल जो तिरछी लंबाई, जो ये लंबाई है ना ये वाली भी और ए, या फिर भी से बी तक, इसको कहते हैं एल। एल निकालने के लिए एल बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला होता है h² अंडर रूट में h² प्लस r²। तो h है 15, इसका स्क्वायर कर देंगे, और r 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे कड़ी में। तो 15 गुणा 15 होता है 225 और 8 टाइम 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 4 9 6 2 8 2 89 289 ये 17 का वर्गमूल होता है, 17 का वर्ग होता है सॉरी, यानी 289 का जो वर्गमूल होता है 17 होता है। तो यानी एल का मान आ गया 17। अब यहाँ पे रख देंगे जो पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया हुआ है 8 और एल आ गया 17। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 से 22 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17, 176 गुणा 17 हो जाएगा बट्टे 7। अब इसको 17 से गुणा कर दीजिए 176 में, यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग 176 में। जब 17 से गुणा करेंगे 17 छक्के 102, तो 102 2 हो जाएगा 10 हासिल हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 119 में 10 जोड़ेंगे 129 होगा, 129 में 9 लिखेंगे और 12 हासिल हो जाएगा। 9 लिखेंगे ना, 2 नहीं 9 होगा, 17 का में 17, 17 12 29, यानी 2992 बट्टे 7। अब जब 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देके आप लिख लीजिएगा। तो कहाँ हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, सॉल्व करना है। इसमें जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, 1 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 और 2 हो जाएगा, ये 2 उतार लेंगे, 7 बटे 56, 7 सत्ते 49, 12 में से 9 जा 3, तो बस 3 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दशमलव लगा लीजिए, 0 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, इसमें से 28 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 0 और 2 आएगा, क्योंकि 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, इधर 0। अब फिर से इसमें एक 0 बढ़ जाएगा, तो 7 दूना 14, बस 2 स्थान तक निकालिए, इतना ही हो जाएगा 427 यानी इसका आंसर होगा, इसमें भाग देंगे 7 से तो ये हो जाएगा 427.42, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 13, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है हम लोग एक फिगर बनाते हैं। समलंब चतुर्भुज जो समांतर भुजाएं हैं, इसमें दिया है, एक का मान दिया है 25 और एक का मान दिया है 12। ये है, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम नाम भी दे A B
सी और डी, तो ये ऊपर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और इसका जो ऊंचाई दिया है दोनों के मध्य की दूरी यानी यही होगा, BC का मान 8 सेंटीमीटर। समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे इसको अगर जो A मान लें और ये दूसरी भुजा को B मान लें और जो ये हो जाएगा H, दोनों के मध्य की दूरी को H मान लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, H भी मान सकते हैं, हाइट है। तो यहाँ पे तो समलंब नीचे लिखेंगे, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A + B, यानी जो दोनों समानांतर भुजाएं होती हैं उन दोनों का योग इंटू ऊंचाई, यानी उनके मध्य की दूरी होती है, उनके दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी होती है। तो 8 ही तो यहाँ दिया हुआ है, इसी को H से डिनोट किए हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, A का मान 12 अधन B का मान 25 और ऊंचाई की जगह पे 8, तो ये कट जाएगा 8 4 बार में, तो 12 25 होता है 7 और 3 37 गुणे 4। अब 4 से गुणे 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 3 12 और 1 2 14, और ये क्षेत्रफल है ना तो वर्ग सेंटीमीटर में होगा इसका मान। यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 14, यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 तो 1 + sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में इसको एंगल A मानते हैं, तो tan A बराबर यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है tan A बराबर 4/3 और यहाँ पे tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में अगर जो एंगल A को मान रहे हैं इसको, तो इसका जो लंब है BC है और आधार जो है 3, तो यहाँ tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब हो जाएगा, 3 जो हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। तो ये 4 हो गया और 3 हो गया। अब इसका कर्ण निकाल लीजिए, त्रिभुज है चूँकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो अंडर रूट होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। तो देखिए AC बराबर यहाँ पर AC कर्ण है, AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा। AB का मान है 3 का स्क्वायर अधन ये 4 का स्क्वायर, BC का मान 4 है, तो 3 3 का 9 अधन 4 चौको, ये देखिएगा स्क्वायर है 42 नहीं है, ये 4 चौको 16 16 9 25, कड़ी में 25 का मान होता है 5 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, यानी AC का मान आ गया, कर्ण का मान, कर्ण या यहाँ पे लिख देंगे कर्ण या AC का मान आ गया 5। अब यहाँ पे हम लोग sin A का मान निकाल लीजिए, या फिर इसको देखिए जो निकालना है हम लोग को निकालना है 1 + sin 2A, तो लिखेंगे 1 + sin 2A। यहाँ पे sin 2A का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं sin 2A बराबर 2 sin A × cos A। अब यहाँ पे अगर जो sin A का मान हो, अगर जो cos A का मान हो, तो यहाँ पे रख देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको इस फार्मूले को लिख लेते हैं, इसको तोड़ विस्तार करके 1 + sin 2A का मान 2 sin A × cos A। अब यहाँ पे sin A cos A का मान निकाल लीजिए, चूँकि ये कर्ण का मान निकल गया है 5, तो sin A बराबर होता है, sin A बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5 अभी निकाले हैं, और cos A का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान है 3, कर्ण का मान है 5। अब देखिए यहाँ पे sin A का मान निकल गया 4/5 और cos A का मान निकल गया 3/5। अब इन दोनों को यहाँ रख देंगे, 1 + 2 × sin A का मान है 4/5, तो × 4/5 और cos A का मान है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 + 2 ये
नीचे हो जाएगा, ऊपर भी गुणा करके लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहे। 2 चौको 8 और 8 त्रिका 24, तो 24 और नीचे 5 बचे 25। अब इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से कम है 25 धन 24 बराबर 24 और 25 49/25। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 15। संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल A बराबर यानी कोण A बराबर 75 अंश और कोण B बराबर 82 अंश हो तो कोण C और D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र भी दिया हुआ है, इसमें दिख रहा है कि देखिए इन दोनों का मान निकालना है, एंगल C और एंगल D का मान निकालना है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जैसे कोई भी अगर जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसका ये चारों तरफ जो ये है इसी को तो परिधि कहते हैं, और ये केंद्र है O। तो अगर इस परिधि पे चारों जो इसके जो एंगल हैं वो अगर जो स्थित है तो इसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको जो चारों जो कोण है ये परिधि पे स्थित है, तो इसी को एक यहाँ पे ये सब परिधि पे स्थित है, तो इसी को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो 2 का मान दिया है, 2 का मान पूछा है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने के जो भुजाओं का जो एंगल का योग होता है, कोण का योग होता है 180 अंश के बराबर होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए एंगल A यानी कोण 1 और कोण C का मान जो होगा 180 अंश के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो कोण A का मान दिया हुआ है यहाँ पे 75 अंश, अब कोण C का मान निकालना है बराबर 180 अंश। अब ये कोण C बराबर हो जाएगा 180 में से 75 अंश को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 105 अंश, यानी कोण C का मान तो निकल गया। अब एक और का निकालना है कोण D का मान, ये हो जाएगा 105 अंश। अब ऐसे ही कोण B धन कोण D बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण B का मान दिया हुआ है 82 अंश धन कोण D का मान निकालना है बराबर 180 अंश। तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 में से 82 अंश घटा देंगे, उधर जाएगा तो घट जाएगा दूसरी तरफ। तो कोण D बराबर 180 में से 82 जाएगा तो 98 अंश हो जाएगा। इसमें यही निकालना था, यहाँ पे कोण C और कोण D का मान बताओ, तो एक आ जाएगा 105 अंश, दूसरा 198 अंश, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 16। यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, समझाइए। इसके पहले पासा फेंका था तो वहाँ पे भी हमने बताया था कि सिक्का के 2 पहलू होते हैं, या तो वो हेड आ सकता है जिसको शीर्ष कहते हैं हिंदी में, और नहीं तो टेल आ सकता है जिसको पुच्छ कहते हैं हिंदी में। तो ये 2 संभावनाएं होती हैं। अब जितना सिक्का फेंका जाएगा तो 2 के ऊपर उतना घात लगा देंगे। यहाँ पे जैसे 3 सिक्का है ना, तो कुल संभावना 2 दूना 4 दूना 8 होंगी। अब 8 को लिखेंगे, चूँकि ये लघु त्रिप्रश्न है, समझाने के लिए कहा भी है। यहाँ पे अगर जो ये पासा फेंका रहता तो पासा में 6 संभावनाएं होती हैं, जितना पासा रहेगा और जो कुल संभावना है उस पर उतना घात हो जाएगा। यानी अगर जो यहाँ पासा रहता तो 6 पे 3 घात हो जाता, लेकिन यहाँ तो सिक्का है ना, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है यदि 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कितने प्रकार की संभावनाएं घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे यदि 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित घटनाएं, उसको NS से दिखाते हैं ना, NS बराबर 2 पे 3 घात,
2 पे 3 घात कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। अब 8 होंगी और कुल घटनाओं को भी लिख दीजिए यहाँ पे, सबसे अच्छा रहेगा कि अगर देखिए कोई सिक्का है, पहला कंडीशन हो सकता है कि तीनों पे हेड और हेड आए, यानी शीर्ष आए। फिर हो सकता है 2 पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए। फिर अगला कंडीशन हो सकता है हेड टेल हेड का। फिर अगला हो सकता है टेल हेड और हेड का। ये 4 हो गया। उसके बाद हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, यानी पुच्छ आ जाए, टी टी टी। फिर हो सकता है 2 पे टेल आए, 1 पे हेड आ जाए। फिर टी एच टी हो सकता है, फिर एच टी टी हो सकता है। देखिए 8 हो गई संभावना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही कुल संभावनाएं होंगी। इसको आप बंद कर देंगे ब्रैकेट में। तो ये कुल संभावनाएं होंगी, यही पूछा हुआ था इसमें कि बस कुल संभावित घटनाएं बताइए, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो शंक्वाकार है, देखिए पहला कंडीशन है कि जो मदारी की टोपी है शंक्वाकार है, तो शंकु के आकार है, तो हम एक टोपी यहाँ बना लेते हैं। जो बर्थडे वाला टोपी होता है वही है मदारी वाला टोपी, वैसे ही है बिल्कुल। तो इसका जो है दिया है परिमाप 56 सेंटीमीटर, गोल सिरे का परिमाप, जो नीचे वाला ही तो गोल सिरा है, इसी को तो परिधि भी कहते हैं परिमाप को। यह है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप शंक्वाकार टोपी के गोल सिरे का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। और ये परिमाप या परिधि इसी को कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। नीचे वृत्त के जैसा है ये, तो वृत्त का ही परिधि हो जाएगा ये, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 56 सेंटीमीटर। अब पाई आर का मान यहाँ से निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे 56 में, तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16। तो यानी पाई आर का मान आ गया 28, इतना लिख लिया। दूसरा यहाँ पे दिया है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। कपड़ा यानी जो भी टोपी, इसमें जो टोपी बना है ये पूरा जो मटेरियल, जिस मटेरियल से कपड़ा लगा है, तो यानी ऊपर ही तो कपड़ा होगा, इसी को वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ दिया है 840। तो लिखेंगे फिर से शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल बराबर 840 दिया हुआ है। और यहाँ पूछा क्या है, टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान दिया है, इसी को तो एल कहते हैं तिरछी। अगर जिसको हम ए ले लें और मान लें, तो आई इसको ए बी सी, तो जो ए बी की ऊंचाई होगा एल होगा, इसी के बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर, यानी ये भी एल होगा। तो इसी का मान निकालना है। और वक्र पृष्ठ का मान दे दिया है 840, इसका फार्मूला जानते हैं पाई आर एल। अब पाई आर का मान यहाँ हम लोग 28 निकाल लिए हैं, तो इसका मान रख दीजिए, एल का मान निकल जाएगा 28 इंटू एल बराबर 840। एल का मान निकालने के लिए 28 को पक्षांतर करेंगे तो 840 में भाग दे देंगे इसे 28 से। 7 चौको 28 और ये 7 एकम में 7, 1 बचेगा 14 और 7 दूना 14, 0। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम में 4, 4 तिहाई 12 और 1 0, 30, यानी एल बराबर 30 सेंटीमीटर। यही इसका सही आंसर होगा। इसी को तिरछी ऊंचाई कहते हैं, एल को। यही पूछा हुआ था इसमें, तो निकल गया। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 18। ये इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 18 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि a बराबर 1 3 5 7 9 11 13 तथा b बराबर 5 7 11 13 हो तो a यूनियन, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, a यूनियन b है और ये a इंटरसेक्शन b है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a यूनियन b का मान निकालना है क्या होगा, और a इंटरसेक्शन b का मान होगा निकालना है क्या होगा, इन दोनों का मान निकालना है। इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है मान a बराबर, विषम संख्याएं दिया है 1 से 13 तक, 1 3 5 7 9 11 और 13। और b बराबर दिया है, इसमें से कुछ विषम संख्याएं दिया हुआ है ऊपर जो है ना 13 तक में से 5
7, 11 और 13। अब ए यूनियन बी का अर्थ होता है एलसीएम, यानी इन दोनों में जो मैच करे उसको भी लिखना है, जो नहीं मैच करे उसको भी लिखना है, यानी कुल को लिखना है और किसी को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर में ये 5 इसमें है, 7 भी है, 9 भी है, 9 तो दिया नहीं है, 11 भी है और ये 13 भी है। तो ऊपर वाले को ही पूरा लिख देंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यानी सबको मिला के लिख देते हैं, उसी को ए यूनियन बी कहते हैं। तो देखिए नीचे वाला भी आ गया है, इसमें से 5, 7, 11 और 13 नीचे वाला भी आ गया, ऊपर वाला भी सब आ गया, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें जो केवल दोनों में मैच करता है ना, उभयनिष्ठ होता है, उसी को लिखते हैं। तो देखिए नीचे 5 है, 5 मैच कर रहा है, 7 है तो 7, 11 है तो 11 भी मैच कर रहा है, और 13 है तो 13 भी उभयनिष्ठ है। बस इसी को लिखेंगे जो मैच कर रहा है दोनों में। तो ये हो जाएगा 5, 7, 11 और 13, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के। अगर जो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो बेल आइकन आएगा, उसको बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी PDF मैंने सेंड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।